गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 5th चैप्टर चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंदर हम जीव प्रक्रम को पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर मैंने सामान्यतः जीव प्रक्रम के बारे में बताया था कि क्या होता है जीव प्रक्रम, कैसे हमारे शरीर में क्रिया होती है। और उनमें उसी कड़ी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था स्वपोषी पोषण, यानी सबसे पहले हमने पोषण को लिया था कि शरीर को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए हम जो बाहर से भी जो भी खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। और पोषण मुख्यतः दो प्रकार का, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने क्या देखा था, मुख्यतः वे पौधे या वे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जो खुद अपना भोजन बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे समस्त पौधे आ गए, उसके अलावा कुछ छोटे सूक्ष्म जीव भी आ गए, युग्लिना आ गया, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो सारे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। मुख्यतः स्वपोषी जीवों में पौधे आते हैं, युग्लिना आते हैं, ऐसे जीव होते हैं। और उसके अलावा जितने भी जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपोषी जीव बोलते हैं या विषम पोषी जीव बोलते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने स्वपोषी पोषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और इसके साथ ही हमने रंध्रों के बारे में डिस्कस किया था कि पौधों में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण पौधे की पत्तियों में होता है, और पत्तियों के किनारों पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उन्हें रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। और उनमें कुछ द्वार कोशिकाएं होती है, दो रंध्र के साइड में कोशिका होती है जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। वे कोशिकाएं रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए नियंत्रित करती है, क्योंकि गैसों के आदान प्रदान के अलावा रंध्रों से पानी की हानि भी होती है, तो उस हानि को कम करने के लिए रंध्र बंद भी हो जाते हैं, और उसका कंट्रोल कौन करती है, द्वार कोशिका। और जब गैसों का आदान प्रदान करना हो तब रंध्र खुल जाते हैं, ये कंट्रोल भी कौन करती है, द्वार कोशिका। तो इस प्रकार हमने प्रकाश संश्लेषण के साथ रंध्रों को भी डिस्कस किया था। फिर बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, अपने पास किताब रखिए, अंडरलाइन करते जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ स्टार मार्क करते जाइए, साथ में याद करते जाइए। और कोई भी डाउट है तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैडम इस चैप्टर का ये वाला पेज का या ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। ये जो आपकी क्लासें लगाई जा रही है प्रत्येक उस स्टूडेंट के लिए है जिसको अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, या जिन स्कूलों के अंदर साइंस के टीचर नहीं है, उस स्कूल के बच्चों को अपनी पढ़ाई से पिछड़ना ना पड़े, तो घर बैठे वो खुद इस क्लास का आनंद ले पाए, क्लास के अंदर इस क्लास को चलाकर एक क्लासरूम जैसी बिल्कुल फीलिंग प्राप्त कर पाए, उसके लिए क्लासेस शुरू की है। और अगर आप इसका फायदा नहीं लोगे तो इसके शुरू करने का कोई महत्व नहीं है। तो ये प्रत्येक उस स्टूडेंट के लिए काम की है, प्रत्येक उस विद्यालय के लिए काम की क्लास है जहां पर साइंस की फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा घर बैठे या स्कूल में बिना टीचर के इस क्लास को देख के अपना सिलेबस पूरा कर पाए। बिल्कुल आपको क्लासरूम जैसी फीलिंग मिलेगी, मैं बिल्कुल समझा रही हूँ। और आपको डाउट है, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं रोज कमेंट पढ़ती हूँ, अगर कोई कमेंट होगा, डाउट होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। वे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। और उनके पोषण करने का तरीका क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण। देखिए किताब में प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है या गतिशील जैसे कि हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम या तरीका भिन्न भिन्न है, तथा गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। इनको अपघटक बोला जाता है, यानी बाहर भोजन का अपघटन करके फिर शरीर में उसे लेना क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। और अपघटक जीव कौन कौन से आप अंडरलाइन कर लेना, फफूंदी, यीस्ट और मशरूम। आप देखते हो कोई जीव जंतु सड़ जाता है, गल जाता है, या कोई पौधा खराब हो जाता है तो उसका बाहर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं भुरभुरी मिट्टी जैसा बन जाता है। किसके कारण, इन जीवों के कारण, क्योंकि ये जीव बाहर ही मिट्टी में उसका अपघटन कर देते हैं।
मिट्टी को भी फायदा होता है, पोषक पदार्थ मिलते हैं और इनको भी अपना पोषण प्राप्त हो जाता है। तो प्रकृति के अंदर ये जो अपघटक है वो बहुत काम के हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जैसे हमने सिर्फ पौधे के भाग खाए, फ्रूट्स खाए, पत्तियां खाई या जो भी साग सब्जियां खाई, हम क्या करते हैं उनको शरीर में लेते हैं, फिर उनका पाचन अवशोषण करते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ है फिर उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ काम की चीजें अंदर लेंगे, कचरा बाहर ही रहने देंगे। और हम जीव क्या करते हैं, पूरे को शरीर में डालते हैं, उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, काम की चीज साइड में कर दी, ब्लड में डाल दी और फिर कचरा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, देखिए जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पोषण युक्ति अमरवेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीके बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। यानी ये क्या करते हैं, जिस भी पोषक पदार्थ को लेते हैं उसे बिना मारे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। उसके ये उदाहरण है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ये प्रक्रम है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर पोषण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। मनुष्य में पोषण, एक तो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें इंपॉर्टेंट आएगा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, परपोषी पोषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, विषमपोषी या परपोषी पोषण की परिभाषा और उसका उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण। हमारे अंदर हम ऊर्जा लेने के लिए पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? आपको पता है, हम भोजन करते हैं, वो भोजन ही एक प्रकार का क्या, हमारा पोषण। अब उस पोषण का, भोजन का हमारे शरीर में क्या होगा, कैसे ऊर्जा निकलेगी, कैसे उस उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से निकाला जाएगा, वो सारा प्रक्रम हम किस में पढ़ेंगे, पोषण के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आपकी भाषा लिखी हुई है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल थोड़ा इजी वे में समझाना चाहती हूँ कि मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। तो बिल्कुल मैं, देखिए ध्यान से समझिए आप। देखिए, पहला भाग आ गया, ये एक नली जैसी संरचना आ गई जिसे ग्रसनी बोलते हैं, फिर ग्रास नली, फिर एक थैले जैसी संरचना जिसे हम आमाशय बोलेंगे। आमाशय के बाद ये वाला भाग आएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद ये वाला भाग क्या कहलाएगा, बड़ी आंत। देखिए, ये वाला जो भाग है जहां से हमने भोजन ग्रहण किया, ये हमारे मुंह का भाग है, इसे माउथ केविटी या मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ केविटी या मुख गुहा। हमारे ये वाला भाग जहां से भोजन भी गुजरता है, मुंह से आया और ऊपर से नाक से आया, श्वास भी गुजरता है, तो ये भोजन और श्वास के लिए यहाँ गले वाला जो कॉमन भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। यहाँ पास में ऊपर देखिए नाक वाली संरचना है, तो यहीं से श्वास भी आएगा कि नहीं आएगा, और यहीं से भोजन आया, तो ये वाला भाग क्या कहलाया, ग्रसनी। इसके बाद या स्केल जितनी लंबी संरचना होती है, आप देखते हो भोजन करते करते एकदम से ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ जमा हो गया, वो जमाव किसके अंदर होता है, ग्रसनी, ग्रास नली के अंदर। ये जो नली जैसी संरचना है, इसे ग्रास नली या हम क्या कह सकते हैं, ग्रसिका। ग्रास नली या क्या कह सकते हैं, ग्रसिका। इसके बाद भोजन जो एक जाकर थैले जैसी संरचना में पेट में भर जाता है, उस पेट को हम क्या बोलेंगे, आमाशय या स्टोमक। हम देखते हैं ना कि खाना खाने के बाद आपका पेट भरा भरा महसूस होता है, आप बोल रहे हो अब तो भूख नहीं है, पेट भर गया है, वो पेट क्या है, आमाशय। इस आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन कितने समय तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। यानी खाना खाने के बाद आपको जब तक पेट भरा भरा महसूस लगे, वापस भूख ना लगे, खाने की इच्छा ना हो, मतलब भोजन किस में पड़ा है, आमाशय में। तो यानी खाना खाने के बाद भोजन जब 3 से 4 घंटे तक ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा है, मतलब भोजन किसके अंदर पड़ा हुआ है, आमाशय के अंदर। आमाशय में भोजन को पाचन के लिए तैयार किया जाता है, और जैसे ये तैयार हो जाएगा, इसको किस में भेज दिया जाएगा, इस नली जैसी संरचना में, जिसका नाम क्या है, छोटी आंत। क्या नाम है, छोटी आंत।
और छोटी आंत के बाद ये जो चौड़ाई में दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। देखिए ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। अगर इसको सीधा किया तो ये शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो इस छोटी आंत को क्या किया जाता है, फोल्ड करके अंदर रस्सी की तरह रखा जाता है। और भोजन का मुख्य पाचक स्थल कौन सा है, छोटी आंत है। ध्यान रखना, जो बिल्कुल बेसिक पाचन तंत्र का क्वेश्चन आता है कहीं भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम के अंदर, या छोटे छोटे सिंगल लाइन आपके 10th के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछेंगे मनुष्य में भोजन के पाचन का मुख्य स्थल कौन सा है, ये छोटी आंत। ये जो रस्सी जैसी संरचना दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। इसके बाद आती है बड़ी आंत जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। अब इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है, फिर भी इसे बड़ी आंत क्यों बोला, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है बड़ी आंत की, और चौड़ाई के आधार पर इसका नाम दे दिया बड़ी आंत और इसका नाम दे दिया छोटी आंत। बड़ी आंत के अंदर देखिए, भोजन मुंह में गया, मुंह के अंदर दांत थे, जीभ थी, लार ग्रंथियां थी। दांत ने भोजन को चबाया, जीभ ने भोजन को लार के साथ मिक्स किया, लार में कुछ एंजाइम थे जिन्होंने कुछ मात्रा में भोजन का पाचन किया। फिर एक भोजन बोलस के रूप में, गोल संरचना के रूप में यहाँ पर आ गया, किसके अंदर, ग्रास नली में। ग्रास नली के अंदर एक चिकनी श्लेष्मा जैसी लसलसा पदार्थ निकलता है जो भोजन को यहाँ पर फंसने नहीं देगा, ताकि भोजन आसानी से मुंह से कहां पर चला जाए, आमाशय में। ग्रास नली का इतना ही काम है, ये क्रमाकुंचन गति करती है ऐसे, ताकि भोजन मुंह से आसानी से आमाशय में चला जाए और भोजन फंसे ना, इसलिए इसकी सतह से क्या निकलता है, एक लसलसा श्लेष्मा पदार्थ निकलता है। भोजन आया आमाशय में, 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि। ये ग्रंथि एक रस निकालती है जिसे जठर रस या भूख रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस या भूख रस। इस जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, पेप्टिक कोशिकाएं। वो कोशिकाएं कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालेगी, कुछ प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्सिन एंजाइम निकालेगी और कुछ श्लेष्मा निकालेगी। इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, जठर रस या भूख रस। जितना ज्यादा जठर रस निकलेगा भोजन उतना ही जल्दी पाचन के लिए तैयार होगा, उतना ही जल्दी आगे जाएगा और व्यक्ति को वापस भूख भी उतनी ज्यादा लगेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख बढ़ने के लिए टेबलेट्स लेते हैं, वो टेबलेट इस जठर ग्रंथि पर काम करती है, इसको ज्यादा एक्टिव करती है और ज्यादा एक्टिव करने से ज्यादा जठर रस निकलेगा, भोजन जल्दी पाचन के लिए तैयार होगा, आगे जाएगा और फिर उसको भूख भी जल्दी लग जाती है। आपने चाय पी ली, कॉफी पी ली तो आपकी एकदम से भूख मिट गई, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो कैफीन रसायन होता है वो रसायन इस ग्रंथि को निष्क्रिय कर देता है, और निष्क्रिय करने से ये ग्रंथि क्या करेगी, भोजन का पाचन करने के लिए जठर रस नहीं निकाल पाएगी और भोजन पेट में ही पड़ा रहेगा, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, अपच जैसी समस्या हो जाएगी, आपको ऐसे पेट भरा भरा लगेगा, खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि जठर ग्रंथि ने काम करना कम कर दिया। फिर जैसे ही जठर रस मिलकर भोजन तैयार हुआ, आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, कायिम कहलाता है, ये नाम ध्यान रखना। अब जैसे ही भोजन आमाशय में पाचन के लिए तैयार हुआ, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में भोजन को पाचन करने के लिए 99% एंजाइम पाए जाते हैं, वो भोजन का पाचन करेंगे, उसमें से ऊर्जा निकालेंगे, उस ऊर्जा को खून में डालेंगे और जो कचरा बचेगा उसको किस में डाल देंगे, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अपशिष्ट पदार्थ एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। ये जो आपको एक नली जैसी संरचना दिख रही है ना, इसे बोलेंगे पाचन, ये आहार नाल। क्या बोलेंगे इसे, आहार नाल। इस आहार नाल के अंदर भोजन चलता है और इस आहार नाल में भोजन का पाचन हो, इसके लिए इस आहार नाल से कुछ अंग जुड़े हुए हैं, कुछ ग्रंथियां जुड़ी हुई है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथियां। पहली होती है मुंह के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, लार ग्रंथि। क्या बोलेंगे, लार ग्रंथि। ये मुंह में लार निकालती है और लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन करने में सहायक होती है। दूसरे प्रकार की यहाँ पर होती है एक त्रिभुजाकार संरचना, जिसे हम क्या बोलेंगे, यकृत या लीवर। और तीसरी और मुख्य पाचक ग्रंथि यहाँ छोटी आंत के पास पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, अग्नाशय या पेनक्रियाज।
मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल ये नली जैसी संरचना, जिसके कौन कौन से भाग है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली या ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और उसके अलावा जो भाग जुड़े हुए हैं पाचक ग्रंथियां, वो तीन प्रकार की, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इन भागों को मिलाकर मनुष्य का क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल इजी रूप में समझने के लिए। ये आहार नाल है, इसको मैं लिखकर भी आपको बता देती हूं एक बार। मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग है आहार नाल। आहार नाल के कौन कौन से भाग है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और दूसरा भाग आती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, इसमें तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। तो इस प्रकार मनुष्य का पाचन तंत्र ये भाषा के रूप में और ये डायग्राम के रूप में, डायग्राम वाला आपने देख लिया अभी। ये डायग्राम वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और ये भाषा के रूप में। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं किताब की भाषा। देखिए किताब के अंदर इस डायग्राम को समझाती हूं मैं। ये मुंह वाला भाग मुख गुहा, ये जीभ, उसके बाद ये नली जैसी संरचना मैंने आपको बताई थी ग्रसिका, फिर ये थैले जैसी संरचना आमाशय, फिर ये देखिए बिल्कुल अंदर बारीक रस्सी जैसी संरचना छोटी आंत का ही भाग है, शुद्धांत्र बोलते हैं इस छोटी आंत को हिंदी में। और इसके किनारे जो बड़ा मोटा पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, वृहदांत्र या बड़ी आंत। वृहदांत्र का अंतिम भाग जहां से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसे क्या बोलेंगे, गुद्दा द्वार। इसके अलावा ये यकृत हो गया, लीवर जो पाचक ग्रंथि है। उसके अलावा ये होगी अग्नाशय वाली संरचना और ये मुंह में होगी लार ग्रंथि, यहां पर पाई जाएगी। और ये एक होती है अपेंडिक्स या परिशेषिका। वैसे मनुष्य के अंदर ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर इसमें भोजन के कण कभी कभी चले जाए तो ये दर्द करने लगती है, फूलने लगती है, तो इसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। अब आपको जो मैंने डायग्राम बना के समझाया, भाषा से समझाया, उसको अगर आप इससे कंपैरिजन अब करोगे तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल है वो आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तरित एक लंबी नली है। इस नली में विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, देखिए हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, यानी जैसे भोजन मुंह में गया हमने उसे क्या किया, दांतों से चबाया। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है तो भोजन को गीला किया जाता है
ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे कणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम। और एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है, पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसे लार एमिलेज कहते हैं। ये मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। देखिए हमारी जो लार ग्रंथि है उसमें लार स्रावित होती है और लार में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या मंड टाइलिन बोलते हैं या एमाइलेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, अगर हमारे भोजन में मंड यानी एक शर्करा होती है तो उस मंड का क्या करता है, पाचन कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेश या जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जीभ का काम क्या है, भोजन को लार के साथ मिलाना। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। वो नली जैसी संरचना जो भोजन को मुंह से कहां तक ले जाएगी, आमाशय तक। आमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। अभी बताई मैंने आपको जठर ग्रंथि। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जठर रस निकलता है जठर ग्रंथि से, उसमें तीन चीजें होगी, ध्यान रखना। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन और तीसरा क्या होता है, श्लेष्मा। तीनों अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना कि आमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है वो रस निकालती है, जठर रस। उसका घटक क्या है, यानी उसमें क्या क्या पाया जाता है। एक तो उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन और एक क्या पाया जाता है, श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यानी ये जो पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करेगा, ये तभी करेगा जब माध्यम कैसा होगा, अम्लीय माध्यम होगा। और उस अम्लीय माध्यम को बनाने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रबल अम्ल होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और अगर ये सीधा आमाशय में निकलता रहा तो आमाशय की आंतरिक दीवार बहुत सॉफ्ट होती है, ये उसको जला सकता है, जिसे एसिडिटी बोलते हैं। पेट में जलन, पेट में छाले होना, अल्सर नामक रोग होना। तो पेट में जलन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। उस छाले को अम्ल से पेट की दीवार को रक्षा करने के लिए एक पदार्थ निकलता है जो क्या कहलाता है, श्लेष्मा। वो आमाशय की आंतरिक दीवार में एक कवच बना देता है जिससे अम्ल डायरेक्ट आंतरिक दीवार को नष्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए साथ में श्लेष्मा भी निकलता है। आमाशय से भोजन अब शुद्धांत्र में प्रवेश कर जाता है, यानी छोटी आंत में ये अवरोधिनी पेशिनी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अभी मैंने बताया लंबाई 6 मीटर। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण ये सहत स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र क्या होती है, छोटी। यानी जो घास खाएगा उसकी शुद्धांत्र लंबी होगी, मांस खाएगा उसकी शुद्धांत्र है वो छोटी होगी। फिर इसमें पाचन कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो देखिए आहार नाल के अंदर संरचना क्या होती है, किस प्रकार की बनी होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन मुख्य रूप से अभी मैंने बताया छोटी आंत में होता है। वो कैसे प्रक्रम होगा, कौन कौन से एंजाइम काम आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी शुभकामना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।